Let us start with a new concept called as simple stress and strain का curve for a ductile material. तो हम लोग एक curve plot करने वाले हैं for a stress and strain of a stress and strain for a ductile material. Right now ductile material क्या होता है सबको पता होता है, तो I am not going to get into detail of that. But मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मटेरियल लिया. Let's suppose this is XYZ material, right? उसका क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, तो साइड व्यू से देखोगे तो आपको रेक्टेंगल दिखाई देगा. These circles are nothing but the molecules inside that particular material. और हम लोग क्या करने वाले हैं? We are just going to apply some kind of load on this material और हम लोग stress and strain curve plot करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Now initially if you observe this particular member, इसके ऊपर हम लोग ने कोई भी लोड एक्सर्ट नहीं किया है. तो अगर कोई लोड एक्सर्ट नहीं किया है तो कहने से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी क्रिएट नहीं होगा. अगर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है तो उसके रिलेटेड स्ट्रेस भी क्रिएट नहीं होगा. तो अगर स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो रहा है तो कहने से इनिशियली वी आर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, जहाँ पे स्ट्रेस भी जीरो है और स्ट्रेन भी जीरो है. मतलब सर वी आर एट पॉइंट ओ वेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर जीरो, राइट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग ये मटेरियल के ऊपर कुछ लोड एक्सर्ट करेंगे. यहाँ पे कुछ लोड एक्सर्ट करेंगे. तो जैसे ही हम लोग कुछ लोड एक्सर्ट करते हैं, राइट, तो व्हाट वी कैन सी इज इसका जो पहला लेंथ था वो अभी इंक्रीज होके इतने लेवल से इंक्रीज हो चुका है. दिस इज डेल्टा एल. से ये इतना लेंथ इंक्रीज हो चुका है. व्हाई? बिकॉज सर जब भी आपने फोर्स एक्सर्ट किया तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो फिक्स था, कहने से वहां से एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा. Because of this internal resistive force per unit cross section area कुछ ना कुछ stress create होने वाला है. And since the length has changed कुछ ना कुछ strain भी create हुआ है, right? तो अगर वो stress और strain मैंने plot किया for the initial level of load तो मेरे को कुछ ऐसा line दिखाई देता है which is from O to A, right? Now इसका खासियत क्या है? खासियत ये है कि अगर ये लोड मैंने निकाल दिया, if I remove this load, the material will regain its original shape and size. तो अगर मटेरियल उसका शेप और साइज रीगेन कर रहा है, ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर रहा है, देन कैन वी से मटेरियल इज बिहेविंग लाइक, एग्जैक्टली इट इज बिहेविंग लाइक इलास्टिक मटेरियल, राइट. मतलब O to A आपका मटेरियल इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है. बट देयर इज वन मोर यूनिक थिंग. क्या? कि ये सर जो लाइन है ना वो कर्व ना होते हुए एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब क्या होता है कि सर बिटवीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज O and A we can say that stress is directly proportional to strain. सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करते हैं. मतलब सर अगर मैंने बोला स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग बाय लेट्स से 5 तो स्ट्रेन इंक्रीज होगा 1 mm से. अगर मैंने बोला स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग बाय 10 तो स्ट्रेन इंक्रीज होगा बाय 2 mm. आप बताओ अगर मैंने बोला स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग बाय 15 देन स्ट्रेन विल बिकम 3 mm. समझ में आ रहा है? इसका मतलब देयर इज अ फिक्स रेशियो इन व्हिच दीस आर इंक्रीजिंग, दैट इज नथिंग बट प्रोपोर्शनलिटी. इसका मतलब आपका पॉइंट ए क्या बन जाएगा? पॉइंट ए विल बिकम योर प्रोपोर्शनल लिमिट बिकॉज आपका मटेरियल उस पॉइंट तक प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करता है. तो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर. पॉइंट ए इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल लिमिट, राइट. चलो पॉइंट ए के बाद हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू एक्सर्ट सम मोर अमाउंट ऑफ लोड. थोड़ा और लोड एक्सर्ट करते हैं. तो ये जो लोड पहले यहाँ पे एक्सर्ट किया था इसी के ऊपर मैंने और थोड़ा सा लोड एक्सर्ट किया. ना बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन इज लोड बढ़ गया सर तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी क्रिएट होगा, ज्यादा बढ़ेगा. तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा और स्ट्रेन भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, राइट. एंड वी विल रीच अ पॉइंट बी. ना पॉइंट बी इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट. व्हाई? बिकॉज पॉइंट बी तक आपका मटेरियल कंप्लीटली इलास्टिक मटेरियल जैसे बिहेव करेगा. मतलब अगर वापस मैंने सारा का सारा लोड निकाल दिया तो मटेरियल वापस अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेगा. समझ में आ रहा है? बट देयर इज वन चेंज दैट वी कैन ऑब्जर्व बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. द कर्व, द लाइन इज नो मोर कर्व, रादर आई वुड से द लाइन इज नो मोर स्ट्रेट. इसका मतलब यहाँ पे ए टू बी में प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो नहीं किया गया है. समझ में आ रहा है? मतलब सो पॉइंट ए तक आपका मटेरियल प्रोपोर्शनल भी था, stress was directly proportional to strain as well as it was elastic in nature. But at point B, the material is only behaving elastic in nature, but there is no sign of proportionality between stress and strain. I guess आपको ये समझ में आया, right? Now थोड़ा आगे जाते हैं और हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा और लोड एक्सर्ट करेंगे.
So I'm going to increase the load on this particular material. जैसे जैसे लोड बढ़ेगा कहने से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी नॉर्मली बढ़ता है. बट देयर इज वन मोर फिनोमेना हैपनिंग. ऑब्जर्व क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग इसका लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं कहने से उसका डायमीटर कम होते जा रहा है. अगर डायमीटर कम हो रहा है इसका मतलब द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर. तो एक पॉइंट आ जाता है ऐसा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स इतना पास में रहता है कि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. तो इतना ज्यादा होता है कि वो अपने आप थोड़ा सा लेंथ कम हो जाता है. मतलब द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स दैट दे वर एक्सर्टिंग फॉर दिस काइंड ऑफ लोड डिक्रीजेस. मतलब अगर मैंने लोड इंक्रीज नहीं किया, मैंने इतना ही लोड यहाँ पे लगाया, इफ आई एम एक्सर्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ लोड, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, अगर मैंने उतना ही अमाउंट ऑफ लोड लगाया है फिर भी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट होगा. व्हाई? बिकॉज द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज डिक्रीजिंग दैट रेजिस्टिंग फोर्स व्हिच वाज एक्सर्टेड बाय द मटेरियल. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा बट उसके कंपैरेटिवली स्ट्रेन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा. राइट? सो दिस हैपेंस ओवर हियर. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेस कम हो रहा है एंड वी आर रीचिंग अ पॉइंट सी. Now point C is called as your upper yield point. Yield point इसलिए बोला जाता है because from point C even without increasing more amount of load material अपने आप deform होना चालू हो जाता है. Hence it is called as upper yield point. तो हम लोग ने 3 पॉइंट देखा. Point A which is proportional limit, point B which is elastic limit and point C which is upper yield point. Right? Now from point C as we can see यहाँ से स्ट्रेन सिर्फ इंक्रीज हो रहा है बट स्ट्रेस इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है. इट्स फॉर द सेम रीजन ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. क्लियर है? बिकॉज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज ये एक पॉइंट तक ही कम होगा. देखो सोच के देखो, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पास में आने का ट्राई करेगा बट वो सिर्फ तब तक आएगा जब तक उनके बीच में स्पेस है. एक पॉइंट आएगा कि स्पेस इतना कम हो जाता है कि वो और एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते. तो उस पॉइंट पे क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक कंप्लीट हार्डेंड रॉड जैसा दिखाई देगा. इसी को हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोलते हैं. राइट? तो व्हाट हैपेंस इज अभी जगह ही नहीं है. जगह नहीं है मतलब अभी मेरे को अगर मॉलिक्यूल्स को और पास में लाना है तो आई नीड टू एक्सर्ट मोर अमाउंट ऑफ लोड. मेरे को और ज्यादा लोड एक्सर्ट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो जैसे मैं ज्यादा लोड एक्सर्ट करूंगा मेरा स्ट्रेन का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी ज्यादा इंक्रीज होगा. अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब मेरा स्ट्रेस का वैल्यू भी इंक्रीज होगा एंड वी विल रीच अ पॉइंट E व्हिच इज कॉल्ड एज योर अल्टीमेट स्ट्रेस. अल्टीमेट स्ट्रेस नाम से ही पता चल गया रहेगा कि एक ऐसा पॉइंट है स्ट्रेस का जिसके ऊपर अगर वैल्यू गया तो आपका मटेरियल फेल होने ही वाला है. समझ में आ रहा है? सो वी टॉक्ड अबाउट पॉइंट D व्हिच इज योर लोअर यील्ड पॉइंट. जहां तक ये फिनोमेना फंक्शन होता है is called as lower yield point, and then we reach point E which is called as your ultimate stress. It is called as your ultimate stress. Right? And obviously जब तक अगर हम लोग ने और मटेरियल यहाँ लोड इसके ऊपर एक्सर्ट किया तो आपका जो मटेरियल इसके ऊपर अगर मैंने बहुत ज्यादा लोड एक्सर्ट किया तो मटेरियल विल गेट ब्रेक एट सर्टेन पॉइंट. ये किसी न किसी एक पॉइंट पे नेक फॉर्मेशन करके टूट जाएगा एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट पॉइंट F which is called as your breaking point. Which is called as your breaking point. So these are the following 6 points that you should remember while writing or rather drawing your stress strain curve for a ductile material. तो जैसा हम लोग ने एक डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा है वैसा सिमिलरली ब्रिटल मटेरियल के भी होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए भी होता है. वो सेम आपको थ्योरी के फॉर्म में आपके नेक्स्ट मॉड्यूल में मिल जाएगा. थैंक यू.